आइए अब हम चर्चा करते हैं बोलियों पर। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे भाषा एवं बोलियां, जिसमें से हमने आपको भाषा के बारे में बताया था और उसका दूसरा पार्ट है बोलियां। अगर तो आप भाषा के बारे में जानना चाहें, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आप हमारा पार्ट 1 पढ़िएगा या देख लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है अजीत शुक्ला, और इस पर जाकर के आप हिंदी के सारे वीडियो देख सकते हैं। और अब हमारे जो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है बोलियां, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने हेडिंग डाला है बोलियां। सभी छात्र अपने नोट्स पर इसे नोट करते चलें। बोलियां बोलियां किसी भी भाषा का सबसे सामान्य स्वरूप होता है। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था, जो आम जनता के द्वारा अपने घरों और समूहों में और परिवारों में बोला जाता है। आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि सबसे नीचे बोलियां होती हैं। बोलियां से ही एक मानक भाषा बनती है, जो व्याकरण से परिष्कृत कर दी जाती है, जिसको हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। वही परिनिष्ठित भाषा जब बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, तब हम उसे देश की राजभाषा मानते हैं। जैसे हिंदी हमारे देश की एक राजभाषा है। याद रखना, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इधर लिखा है बोलियां अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कल मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है, जबकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। आप लोग अपने नोट्स में नोट करते चलें कि संस्कृत से पाली बनी है, पाली से प्राकृत बनी है, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है। और हिंदी भाषा की कुछ बोलियां हैं। इधर अपभ्रंश के नाम लिखे हैं। सौरसैनी अपभ्रंश आप देख रहे हैं, ये सौरसैनी अपभ्रंश है। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश है नंबर 2 पर। तीसरे नंबर पर मागधी अपभ्रंश है। चौथे नंबर पर खस अपभ्रंश है और 5वें नंबर पर सौरसैनी अपभ्रंश है। अर्थात ये सौरसैनी अपभ्रंश जो राजस्थान से संबंधित है। बोलियों में हिंदी बोली की 5 उपभाषा हैं। याद रखिएगा, हिंदी में जो बोलियां हैं उनकी 5 उपभाषा हैं। इस चीज को याद रखना, 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। बाद में हम आपको विराम चिन्ह भी पढ़ाएंगे। जो सौरसैनी अपभ्रंश है, जिससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, उससे पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली, बुंदेली बोली, आप लोग नोट करते चलें, ब्रज बोली और खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं, और हरियाणवी अर्थात बांगरू आती है। याद रखना, खड़ी बोली को कौरवी बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में हुआ है। खड़ी बोली आजकल दिल्ली में, गाजियाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। और कौरव पांडवों से संबंधित वह क्षेत्र रहा, इसलिए इसको कौरवी भी कहा जाता है। हरियाणवी जो हरियाणा में और उसके रोहतक और गुरुग्राम में बोली जाती है, इसको हम कहते हैं बांगरू। बांगरू बांगर शब्द से बना है, अर्थात बांगर होती है पुरानी जलोढ़ वाली मृदा। जब भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जो बाढ़ से रहित क्षेत्र होता है और मैदान से थोड़ा ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, जो पुरानी मृदा से निर्मित होता है। तो हमारा हरियाणा, पंजाब ये बांगर क्षेत्र में आता है भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए यहाँ की भाषा को हरियाणवी और बांगरू भी कहा जाता है। कन्नौजी कन्नौज, कानपुर और हरदोई के आसपास बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर। यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं, जैसे ओरछा वगैरह, वहां पर भी बोली। ब्रज मथुरा में, अलीगढ़ में, मैनपुरी में, आगरा में, बदायूं और बरेली में बोली जाती है। तो पहला हमने पढ़ा सौरसैनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। और इस पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं: कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये 5 आती हैं। दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, दूसरा हमारा अर्धमागधी है। इसमें पूर्वी हिंदी आती है, 3 बोलियां आती हैं। अवधी हमारी बहराइच में, गोंडा में, लखनऊ में, फैजाबाद से और इलाहाबाद तक बोली जाती है। बघेलखंड अर्थात छत्तीसगढ़, रीवा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, रीवा और सतना में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी
छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ये छत्तीसगढ़ रायपुर जिला में बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश जो कि बिहारी हिंदी है, इसमें 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये जो मैथिली है, ये मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट करते चलें, मैं जो बोल रहा हूं दरभंगा जिला में बोली जाती है। और जो मगही है, दरभंगा बिहार में आता है, गया पटना में बोली जाती है। मगही गया पटना में बोली जाती है, याद रखना। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है और मगही गया पटना में बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुरी बिहार का भोजपुर जिला है जहां प्रॉपर तरीके से बोली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, बलिया, मऊ, बनारस जिसको वाराणसी कहते हैं, गाजीपुर, इन जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। अर्थात मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, याद रखना, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, टोटल बोलियां 18 हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इनमें भोजपुरी अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। खस अपभ्रंश जो कि पहाड़ी हिंदी है, अर्थात खस, कभी सिंपल पूछ देता है, खस किससे संबंधित है? पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है, पहाड़ी हिंदी। कुल्लई, कुल्लू मनाली अर्थात हिमाचल प्रदेश में कुल्लई, इनकी एक बोली है कुल्लई। गढ़वाली और कुमायूनी, ये दोनों उत्तराखंड में बोली जाती हैं, याद रखना। ये गढ़वाली मैं लिख देता हूं, गढ़वाली, गढ़वाली नैनीताल, सॉरी गलती हो गई, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाली से टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, आप गढ़वाल को लिख लीजिएगा। गढ़वाली हमारे उत्तराखंड में, हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, उस उत्तराखंड में 2 जिले हैं, एक टिहरी गढ़वाल, एक पौड़ी गढ़वाल, उसमें गढ़वाली बोली जाती है। कुमायूनी, कुमायूनी नैनीताल, अल्मोड़ा चमेली में बोली जाती है, चमोली में, नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और चमोली में बोली जाती है। यहाँ चमोली लिख लीजिएगा, स्पष्ट ना आ रहा हो तो मैं बोले देता हूँ, चमोली लिख लीजिएगा। कुल्लई, कुल्लई कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, याद रखिएगा। आगे है 5वीं सौर सैनी अपभ्रंश, ये सौर सैनी अपभ्रंश का दूसरा भाग है। राजस्थानी हिंदी, इसमें राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। राजस्थानी में पूर्वी राजस्थान, ये तीनों एक ही हैं, याद रखना। इनका नाम है जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, सामने लिखा है जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, याद रखना। ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और पूर्वी राजस्थान में आता है जयपुर, पूर्वी राजस्थान में आता है जयपुर। दूसरी मारवाड़ी जो जोधपुर अर्थात पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान अर्थात भरतपुर अलवर में बोली जाती है। और मालवी आपके सामने लिखा है दक्षिणी राजस्थान अर्थात मालवा, इंदौर, उज्जैन में बोला जाता है। मालवा, इंदौर, उज्जैन, सामने लिखा है मालवी दक्षिणी राजस्थान के मालवा, इंदौर, उज्जैन में बोली जाती है। आपको बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट करते चलें। आगे हम विराम चिन्हों की बात करें। विराम चिन्ह का मतलब क्या है? वैसे मैं आपको बताऊं, विराम चिन्ह पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 माने गए हैं, याद रखना 20 माने गए। विराम का मतलब होता है ठहराव या कुछ समय के लिए रुकना। जिस प्रकार हम काम करते करते थक जाते हैं और हमें कुछ देर रुकने की आवश्यकता होती है, इसको हम विराम कहते हैं। पढ़ते पढ़ते हम रुक जाते हैं, तो जहां हम रुकते हैं उसको हम विराम कहते हैं। हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं और कहा है कि पूर्ण विराम जो खड़ी पाई होता है उसको छोड़ करके सारे के सारे अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन सा विराम चिन्ह हिंदी का है? केवल पूर्ण विराम। आगे लिखा है अल्प विराम। पहला देखें अल्प विराम, जिसको हम कॉमा कहते हैं। अल्प विराम आप भी नोट करते चले। अर्ध विराम, जिसमें ऊपर एक बिंदु है और नीचे कॉमा का चिन्ह लगा हुआ है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जो कि खड़ी पाई है, याद रखना पूर्ण विराम जो हिंदी में लगता है बिल्कुल खड़ी पाई है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये सामने लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। आश्चर्य सूचक चिन्ह या विस्मयादि सूचक चिन्ह ये लगा हुआ है, एक खड़ी पाई है, उसके नीचे एक बिंदु है। निर्देशक चिन्ह,
ये डैश लगा हुआ है। कोष्टक चिन्ह, 3 कोष्टक मैंने आपके सामने बना दिए हैं। एक छोटा कोष्टक है, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, सामने लिखा है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ब्रैकेट में लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उपविराम या अपूर्ण विराम, ये 2 डॉट हैं ऊपर नीचे, 2 डॉट। उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं, 2 डॉट हैं ऊपर नीचे। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर नीचे बिंदु। ये 10 इधर हो गए। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य या विस्मय आदि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम और विवरण चिन्ह। 10 इधर हो गए। इधर देखिएगा पुनरुक्त सूचक, पुनरुक्ति सूचक, डबल इन्वर्टेड कॉमा, पुनरुक्त सूचक, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लाघव चिन्ह एक ओ की तरह बनेगा। लोप चिन्ह डॉट डॉट करके 3 या 4 बार या प्लस प्लस करके बना दिया जाता है 3-4 बार, इसको हम लोप चिन्ह कहते हैं। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह एक लाइन खींचना है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, याद रखना अभी मैंने आपको प्लुत स्वर पढ़ाए थे, उसमें से हल्का सा एस की तरह बनाया था, तो ये वो वाला चिन्ह बनना है प्लुत चिन्ह की तरह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद बिंदु, एक लाइन खींच करके बिल्कुल बीच में ऊपर नीचे बिंदु रखना है, ये पाद बिंदु हो गया। हंस पद या त्रुटि सूचक कैप की तरह लगा देते हैं, जिस समय कोई पद हमसे छूट जाता है, जैसे मुझे लिखना राम और श्याम, तो मैंने राम श्याम जल्दबाजी में लिख दिया और छूट गया, तो वहां पर एक कैप की तरह लगा देते हैं, फिर वहां लिख देते हैं और। ये हंसपद या त्रुटि चिन्ह होता है। टीका सूचक, टीका सूचक अर्थात स्टार में होना चाहिए या तो प्लस प्लस में होना चाहिए। तुल्यता सूचक अर्थात इक्वल होना चाहिए। और समाप्त सूचक, जब आप एग्जाम वगैरह या कहीं कुछ लिख दें जिसका द एंड हो जाए, उसके बाद कुछ लिखना ना हो, तो उसके बाद इस प्रकार से बना दें या इस प्रकार से 3 डॉट डॉट बना दें या 0 बना करके उसके लेफ्ट और राइट एक एक डॉट बना दें या 3 डॉट आगे खींच दें। उसके बाद आप नहीं लिखेंगे, ये प्रतीक है कि आपका समाप्त हो गया। तो 20 इधर हमारे लिखे हुए हैं, देख लें। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर जो आपको बोर्ड में स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लाघव चिन्ह एक ओ की तरह बनता है। लोप चिन्ह, फिर आगे पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक। इस प्रकार से उनके ब्रैकेट में उनके प्रतीक भी लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर से एक बार बताता हूं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, जिनमें से पूर्ण विराम ये आपके सामने लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम जो खड़ी पाई की तरह होता है, इसको छोड़ करके सभी अंग्रेजी से माने गए हैं, अर्थात 19 विराम चिन्ह अंग्रेजी के हैं और हिंदी का है। तो आज हमने अपनी इस क्लास में आपको हमने बोलियां भी लिखाई हैं और विराम चिन्ह भी लिखाए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ करके उसका जवाब दे दूंगा। सभी छात्रों से बार बार मैं कह रहा हूं कि आगे पुलिस का एग्जाम लगा है, दरोगा का एग्जाम लगा है और भी कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं। यूपीएससी के भी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट का भी लगेगा, तो उसमें हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अभी आपको वर्णमाला 3 पार्ट में पढ़ाया है, वो भी वीडियो हमारे देखें। आज से मैंने आपको एक चैप्टर खत्म कर दिया है, हिंदी भाषा एवं बोलियां और कुछ विराम चिन्ह। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स पर इसे नोट कर लें। वीडियो को आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं और शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।